नमस्कार, मैं नुपुर जारोली जैन आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सारी नई लाभकारी जानकारियां लेकर के हर रोज सुबह आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। यदि किसान भाइयों कुछ करने का जुनून हो तो अपनी मेहनत और थोड़ा सा जागरूक होकर खेती करें तो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए न केवल कोरोना के कहर से बच सकते हैं बल्कि फसलों से अधिक उत्पादन भी ले सकते हैं। ऐसी ही मिसाल पेश की है गांव बलेखंड जयपुर के किसान भीवाराम यादव ने। इन्होंने गेहूं की फसल वैज्ञानिक तकनीक से करके अच्छा उत्पादन लिया है। किसान भाइयों, इन्होंने गेहूं की खेती 10 बीघा जमीन यानी 1 हेक्टेयर में की और आज वे इस कोरोना काल में भी गेहूं की खेती करके काफी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने वैज्ञानिक तकनीक से गेहूं की खेती करके अच्छा उत्पादन लिया है। 10 बीघा का पलाव किया मैंने और उसके बाद में मैंने 10 बीघा का पलाव करके उसकी बुआई जुताई अच्छी करके मैंने ये किया कि उसको बोने से पहले मैंने 15 ट्रॉली खाद की घेरी गोबरिया की और उसके बाद में मैंने 50 कुंटल बीट लाकर उसमें बुआई जुताई उसको बिखेरा, उसको फिर बुआई जुताई की उसने और फिर मैं उसको 343 बीज लाकर बाया। वो 34 रुपये के लगा आया था मेरे और उसमें मैंने गेहूँ 1 बीघा कच्चे में मेरे को 6 कुंटल बीघा का हिसाब से मेरे को मिला और मैंने 10 बीघा बोए थे। बाने से पहले मैंने ये किया था कि 2 DAP का खाद कट्टे और पोटास और जिंक यूरिया और मैंने ये उसने बिजाई की और उसके बाद में मैंने गेहूँ 34 रुपया किलो 1 कुंटल के 3400 रुपये, कोई भी उसमें रोग पैदा होने नहीं दिया और उसमें गेहूँ में मिलाकर उपचारित किया, दवाई मिलाई उसमें और उसको बाद में मिलाकर मैंने और दिया तो मेरे को बहुत अच्छी मिली फसल। गेहूँ बोया बाद कमाने को मेरे को 20 दिन बाद में उसमें मैंने पानी दिया और उसमें पानी देने के बाद में 20 दिन बाद में उसको मैं उसकी गुजाई की। गुजाई करने के बाद में मैंने यूरिया जिंक और उसमें 15-20 दिन बाद में उसको पानी देने के लिए शुरू किया तो उसमें सारे गेहूँ में मैंने उसमें बिखेरा और उसके हिसाब से मेरे को 20-20 दिन के अंदर मैंने पानी देता रहा। इनके यहाँ पानी की कमी है, इसलिए इन्होंने गेहूं की फसल में सिंचाई फव्वारा सिस्टम से की, जिससे इन्होंने कम पानी में अधिक क्षेत्रफल में सिंचाई की और फसल की अच्छी बढ़वार हुई। और टाइम पर फव्वारे से पानी लगता है तो हमारे को जो सरकार हमारे को 6 घंटे बिजली देते हैं उसमें हमने ज़्यादा जो 30 मारती है इस फसल तो फसल को हम ऐसे कहते हैं 3-3 घंटे की उपचार कर लेते हैं। फिर हमारे 3 घंटे से 3 घंटा पलट के और उसको अच्छी नमी मिल जाती है और उसको जैसे 10 लाइन पड़ती है तो उसको 10 लाइन में 5 में 3-3 घंटों में वो बेच देती है लाइनों को। तो हमारे को उससे क्या होता है कि अच्छी नमी होने के कारण से हमारे को अच्छी पैदावार मिलती है इसमें, तो उसमें टाइम भी नहीं लगता है और टाइम कम हो जाता है, उसमें पानी बच जाता है और 10 लाइनों में 5 लाइन काम कर जाती है। उसमें गेहूं के अंदर कोई नुकसान नहीं पड़ता है, हमारे को अच्छी पैदा मिलती है इसमें। और पिलाव कटाया 5,000 रुपये पिलाव के लगे और 2-3 हज़ार रुपये उसके बापटवास के लगे दूसरी बार में उसको जो बुआई जुताई की जब। और उसमें मैंने गोबरिया खाद 15 ट्रॉली घेर दी और 50 कुंटल बीट घेर दिया उसमें, तो ऐसे कुल मिलाकर 15,000 रुपये का खर्चा हो गया। 2 कट्टा DAP खाद का, 2 यूरिया खाद का और उसमें जिंक 1 किलो बीघा की और थ्रेसर का 5,000 रुपया और कटाई का 5,000 रुपया और बिजली बिल का 5,000 रुपया और ऐसे कुल मिलाकर हमारे खर्चा हुआ इसमें 40-45 हज़ार के लगभग। किसान भाइयों, गेहूं की खेती करने के लिए खेत तैयारी में खर्च 7,000 रुपए, गोबर की खाद 15,000 रुपए, उर्वरकों पर 3,000, बीज का खर्च 3,400 रुपए, खरपतवार नियंत्रण पर खर्च 1,600 रुपए, सिंचाई पर 5,000, फसल कटाई पर 5,000 और मढ़ाई पर खर्च 5,000 रुपए हुआ। इस प्रकार से 1 हेक्टेयर में गेहूं की फसल पर कुल खर्च हुआ 45,000 रुपए। और इस खर्च के बाद यदि गेहूं के उत्पादन की बात करें तो इन्हें 1 हेक्टेयर जमीन से लगभग 60 क्विंटल गेहूं का उत्पादन मिला। अभी कोरोना के चलते इन्होंने गेहूं को बेचा नहीं है। किसान भाइयों, गेहूं के उत्पादन के अलावा इन्हें गेहूं का भूसा भी प्राप्त हुआ,
जिसे ये किसान अपने पशुओं को खिलाने के काम में लेंगे। उसमें मैंने 10 बीघा के अंदर 65-70 क्विंटल का हिसाब से मेरे को लिया और कम से कम 65-70 बोरी का हिसाब से वो कम से कम भी 1.5 लाख गेहूँ हो गया और कम से कम 60-65 हज़ार रुपये का आप चारा मानो उनका, तो कम से कम 2,30,20,000 रुपये का समथिंग ये हमारे गेहूँ का उत्पादन हमारे को अच्छी मिली, इसलिए हमने खर्चा किया। तब किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की तरफ। प्रदेश में इस समय तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है। ऐसे में मानव तो जैसे तैसे इस गर्मी से अपने आप को बचा लेता है, लेकिन पशुओं के सामने इससे बड़ी समस्या पैदा हो जाती है और अधिक गर्मी के कारण पशुओं में लू लगने की संभावना हमेशा बनी रहती है। इस प्रकार की समस्या से अपने पशुओं को कैसे बचाएं, इसके बारे में जानते हैं पशु वैज्ञानिक डॉक्टर भूषण कुमार से। जैसे कि अभी हम लोग जान रहे हैं कि अभी जो तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और गर्मी अपने प्रकोप में है और इस समय पशुओं में लू लगने की बहुत बड़ी समस्या होती है। लू मुख्यतः लगता है 2 मुख्य कारणों से। एक तो कि तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो बाहर का वातावरण का, दूसरा है कि जिस बाड़े या घर में रहना उसमें नमी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हो, तो दोनों ही रूप में पशुओं को लू लगने की समस्या हो सकती है। गर्मी के मौसम में पशुओं को अपने शरीर का तापमान सामान्य बनाए रखने में काफी दिक्कतें आती हैं। हीट स्ट्रेस के कारण जब पशुओं के शरीर का तापमान 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट से 102.8 फ़ारेनहाइट तक बढ़ जाता है, तब पशुओं के शरीर में इसके लक्षण दिखने लगते हैं। हीट स्ट्रेस के दौरान गायों में सामान्य तापक्रम बनाए रखने के लिए खान पान में कमी, दुग्ध उत्पादन में 10 से 25% की गिरावट, दूध में वसा के प्रतिशत में कमी, प्रजनन क्षमता में कमी, प्रतिरक्षा प्रणाली में कमी आदि लक्षण दिखाई देते हैं। अपने शरीर के तापमान को गर्मी में भी सामान्य रखने के लिए पशुओं की शारीरिक क्रियाओं में कुछ बदलाव देखने को मिलते हैं। लू लगने के लक्षण क्या होते हैं कि वो जब शुरू में लू लगती है तो जानवर बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाती है। उसके क्या होता है, वो छाया खोजेगी और वो जीभ निकाल के हाँफेगी, सांस लेगी, सांस ज़्यादा तेज लेगी और वो पानी ज़्यादा पीना शुरू करेगी और उसका जो स्किन चमड़ा जो होगा चमड़ी सूख जाएगी। तो ये इसके लक्षण से पहचान सकते हैं कि मेरे पशु को लू लग गई है। गाय भैंसों को तापघात से बचाने के लिए पशुपालकों को चाहिए कि आप कुछ बातों का ध्यान रखें ताकि पशुओं को गर्मी के दुष्प्रभाव से बचाया जा सके। तो इसके उपाय के लिए चाहिए कि हमें तुरंत उसे खुले हवादार बने। उसके लिए जो पशु का जो घर है उसके अंदर, उसके लिए कि ठंडी हवा आनी चाहिए, हवा का सही प्रभाव होना चाहिए। दूसरा कि उसको पानी की प्रचुर मात्रा मिलनी चाहिए, ठंडे पानी का और नियमित ठंडा पानी मिलना चाहिए। उसके अलावा चाहिए कि उसे बर्फ चटवाया जाए अपने अनुसार, फार्म के अनुसार पंखे, कूलर या फॉगर का इस्तेमाल कर सकते हैं पशुपालक भाई, जिससे कि बाड़े के अंदर का तापमान को कम किया जा सके। उसके अलावा है कि घरेलू उपचार में, प्राथमिक उपचार में वो क्या कर सकते हैं कि आम के पन्ने का रस पिला सकते हैं और कच्चे आम को पका के उसके शरीर पर लेप लगा के उससे नहलाने पर लू में बहुत ज़्यादा मदद करती है। ऐसे भी आमतौर पर गर्मियों में पशुओं को कम से कम 1 से 2 बार नहलाना ही चाहिए। उसके अलावा है कि पंखे और कूलर के साथ साथ फॉगर का अगर व्यवस्था हो जाए, जिससे कि फॉगर नहीं भी है तो पानी का छिड़काव करे पशु पर, जिससे कि उसका शरीर का तापमान कम हो। उसमें मेन हमको ध्यान रखना है कि पशु का तापमान कम होना है कि लू लगने पर शरीर का तापमान 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ जाती है। यह अगर तापमान को नियंत्रित नहीं किया जाए तो इसमें पशु बेहोश भी हो सकता है। बेहोश होकर होने के बाद उसके बाद मृत्यु तक हो सकती है। इसलिए ये बहुत ही क्या होता है, आपातकालीन स्थिति हो जाती है। इसलिए इसका निवारण करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। जो हमारे दुधारू पशु हैं उनको लू से बचाने के लिए 9-10 बजे के बाद जानवर को हमेशा ठंडी हवा जो क्या छायादार है जगह उस जगह पर रखा जाए, या तो बाड़े के अंदर रखा जाए या फिर जो घने वृक्ष है उसके नीचे रखे जाए। अब बाड़े में रह रही है तो हमको बाड़े के अंदर जो सीधी तरह से धूप आ रही है उसको रोकने का व्यवस्था करनी चाहिए। उसके लिए है कि हम जो बाड़े के दरवाजे और खिड़कियां हैं टाट की या जूट की बोरियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे डायरेक्ट धूप ना आए और उस बोरी को गीला रखना चाहिए ताकि जो हवा जब अंदर आए तो ठंडी हवा बाड़े के अंदर आए, जिससे कि बाड़े के अंदर का तापमान कम हो जाए।
हाँ, अब पशुपालक भाइयों को मैं बताना चाहूँगा कि कभी भी जब धूप के मौसम में, गर्मी के मौसम में धूप में जानवर को रख के ना नहलाएं। लू लगने लू लगने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए जरूरी है कि पशुपालक भाई अपने दुधारू पशुओं को धूप में ना नहलाएं। अगर हम अपने पशुओं को देख रहे हैं कि उसमें लू लग गई तो उस स्थिति में चाहिए कि प्राथमिक उपचार के बाद हमें जो भी पशु चिकित्सक उनसे संपर्क करके प्रॉपर इलाज करवाना, जो सही इलाज है वो करवाना चाहिए। क्योंकि उस कंडीशन में शरीर का तापमान, शरीर में पानी की नमी बहुत ज़्यादा घट जाती है, तो उस कंडीशन में उसे ग्लूकोज IV चढ़ाना पड़ता है। तो और भी बाकी जो भी और भी दूसरे लक्षण जो उभरते हैं पशुओं में, उसका भी सही इलाज करवाना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में पशुपालक भाइयों के लिए जरूरी है कि लू लगने की स्थिति में वो अपने नजदीक के पशु चिकित्सक से जरूर संपर्क करें। आगे और भी है खेती-बाड़ी से जुड़ी बहुत सारी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की तरफ। मूंग और उड़द फसलों में अभी पीला मोजिक रोग दिखाई दे रहा है। ये रोग फसल में बड़ी तेजी से फैलता है, साथ ही इससे फसल का उत्पादन भी कम होता है। ऐसे में रोग की पहचान कर इसका नियंत्रण कैसे करें, इस बारे में बता रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर भूषण प्रसाद। आज आप लोगों से हम जो समर मूंग के बारे में बात करेंगे, गर्मा मूंग जो खेती करते हैं उसके बारे में, और मूंग की खेती के बारे में। जो हम देखते हैं कि मूंग की खेती करते हैं उसमें बहुत सारे उत्पादन जो उसका कम होने का बहुत सारा कारण होता है। खास करके एक जो उसमें अटैक जो डिजीज़ का होता है, उसमें येलो मोजाइक वायरस जो है उसके अटैक के कारण बहुत ज़्यादा समस्या उत्पन्न होती है और हमारे उत्पादन को प्रभावित करती है। आज के डेट में आप जान ही रहे हैं, सुन रहे हैं, काफ़ी जो कोरोना वायरस चला हुआ है उसी तरह का ये हमारे पौधों के लिए, फसलों के लिए येलो मोजाइक वायरस जो है YMV के नाम से जानते हैं, जो कि काफ़ी नुकसानदेह है। पीला मोजेक रोग सफेद मक्खी द्वारा फैलती है। मक्खी एक रोगग्रस्त पौधे की पत्ती पर बैठती है और मक्खी जब दूसरे पौधे पर बैठती है तो पूरे खेत में संक्रमण फैल जाता है। इस तरह से ये रोग पौधों में फैलता है। रोग ग्रसित पौधों में पीलापन पीला मोजेक बीमारी की वजह से होता है, जो एक विषाणु जनित बीमारी होती है। अगर रोग के लक्षणों की बात करें तो पौधे की वृद्धि कम हो जाना, पौधों का पीलापन, ऐंठ जाना, सिकुड़ जाना इत्यादि लक्षण प्रदर्शित होते हैं। कभी कभी पत्तियां भी खुरदुरी हो जाती हैं और मोटापन लिए गहरा हरा रंग धारण कर लेती हैं। रोग के लक्षण प्रारंभ में फसल पर कुछ ही पौधों पर प्रकट होते हैं और धीरे धीरे बढ़कर भयंकर रूप धारण कर लेते हैं। तो इसमें खेती में प्रबंधन के साथ साथ जो जरूरी है येलो मोजाइक वायरस को कंट्रोल करने का, उसमें है कि सही बीजों का चयन होना चाहिए जो कि रेसिस्टेंट वैरायटी हो। तो इसमें हम जो किस्मों का चयन करते हैं उसमें हमारे पास PDM 11 काफ़ी अच्छी किस्म है, अच्छी वैरायटी है, आप इसको ले सकते हैं। पूसा विशाल है, हम 16 है, ये सब किस्में जो हैं काफ़ी अच्छी है। तो इन सब किस्मों को आप लगा के इससे बच सकते हैं। दूसरा जो इसका उपाय है, जो हमारा बीज, अच्छे बीजों का चयन, वीड जो खरपतवार है उसका नियंत्रण, और जो हमारे पास मिट्टी है, सॉइल है, उसका मैनेजमेंट, इन सब चीज़ों को अगर हम करते हैं तो हमारे पास उसके उत्पादन को, उसके बीमारी को रोकने का काफ़ी अच्छा ये उपाय हो सकता है। रोग से बचाव हेतु बीजोपचार के लिए बीजों को इमिडाक्लोप्रिड या एसिटामिप्रिड घोल में डुबोकर उपचारित करें। रोग ग्रसित पौधों को उखाड़कर जला दें, साथ ही खेत में पीले चिपचिपे प्रपंच लगाएं। उसका वेक्टर जो व्हाइट फ्लाई होता है, जो सफ़ेद मक्खी होती है, उसके कारण ये उत्पन्न होता है ये वायरस। तो इसको कंट्रोल करना, जो होस्ट है उसको कंट्रोल करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसे एक बार अटैक होने के बाद इस वायरस को कंट्रोल करना थोड़ा टफ होता है। तो फिर भी आप प्रिकॉशनरी मेजर के रूप में आप इसमें 2 बार स्प्रे करें, एक तो 25 दिनों पे और दूसरा 45 दिनों पे। तो उसका जो डोज होगा 0.5 ml प्रति लीटर पानी आप इसका इस्तेमाल करें तो इसको रोका जा सकता है। इसके बाद जो है विभिन्न और पहलू हैं, तो उसमें फसल चक्र जो है, क्रॉप रोटेशन, वो करके आप इसको रोक सकते हैं।
तो ये यहाँ पे इस तरह से ये रोकने का हम काम कर सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब भी इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है पीलीबंगा जिला हुनामगढ़ के किसान राहुल कुमार ने। आप बैगन की फसल में किए जाने वाले कार्यों पर जानकारी चाहते हैं तो राहुल जी इसकी खेती पर जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम की ये प्रस्तुति। आपको बैगन की खेती के बारे में बताऊंगा। ये बैगन की फसल लगी है, इसकी डिमांड जो है वो वर्ष भर बनी रहती है और इसको वर्ष भर समय समय पर लगाते रहते हैं। बैगन की फसल को लगाने के 1 महीने बाद उसमें जो खरपतवार आ जाते हैं तो उसको सफाई करना चाहिए, कुशल मजदूरों के द्वारा उसकी निदाई और गुड़ाई कराना चाहिए। और फिर उसके बाद जब भी आपको कचरा दिखे तो उसकी निदाई गुड़ाई करते रहें। सिंचाई जो है वो मौसम के आधार पे, जैसे गर्मी है तो उसमें हर हफ्ते सिंचाई करने की आवश्यकता पड़ती है। किसान भाइयों, बात करते हैं उर्वरक प्रबंधन की तो आपने नत्रजन की आधी मात्रा और फास्फोरस पोटाश की पूरी मात्रा को खेत तैयारी के समय दे दी होगी। अब शेष बची नत्रजन की मात्रा को 2 बराबर भागों में बांटकर पौध रोपाई के बाद 30 से 35 दिन और 50 से 60 दिन पर पौधों की जड़ों के पास डालकर मिट्टी में मिला देना चाहिए। किसान भाइयों, बैंगन की फसल में कीट और रोग बहुत अधिक नुकसान पहुंचाते हैं, तो आप कैसे करें इनका नियंत्रण, आइए जानते हैं। अगर उसमें फलन की अवस्था में अगर फ्रूट में बोरर लग जाता है, फ्रूट बोरर कहलाता है फल छेदक कीड़ा। फलों में आप देखेंगे कि वो छेद करके अंदर घुस जाता है और अंदर ही अंदर खाता रहता है, उसको ऊपर से छेद भर दिखता है, अंदर कीड़ा रहता है। जब काटेंगे फल को तो अंदर काला निकलेगा, बिल्कुल खाया हुआ उसका, और उसका मेगट रहेगा अंदर। किसान भाइयों, फल और तना छेदक कीट के नियंत्रण के हेतु फसल में 6 से 7 प्रति एकड़ फोरेमेन ट्रैप लगाने चाहिए। इसके साथ फसल में लाइट ट्रैप का भी प्रयोग करना चाहिए। यदि नुकसान आर्थिक क्षति स्तर से अधिक है तो आप रासायनिक नियंत्रण के लिए 1 मिलीलीटर इंडोक्सा कार्ब दवा को 1 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें, जिससे फल और तना छेदक कीट का नियंत्रण हो जाएगा। भटे में एक रोग आता है लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल। उसमें क्या होता है कि पूरे पौधे में जो पत्तियां हैं वो छोटी छोटी हो जाती हैं, गुच्छे में हो जाती हैं, फूल भी गुच्छे में हो जाते हैं और वो पौधा जो है वो फलता नहीं है। और ये मुख्यतः ये रोग जो है रैटून फसल पे आता है। अगर आपकी पुरानी फसल लगी है और वो वर्षा ऋतु में ये रोग अधिकतर रहता है और इस रोग का प्रसारण रस चूसने वाले कीड़ों के द्वारा होता है, तो इसलिए रस चूसने वाले कीड़ों का नियंत्रण करते रहना चाहिए। और अगर ऐसे पौधे लिटिल लीफ वाले पौधे दिखें आपको खेत में तो उनको तत्काल उखाड़ कर और जला दें या बाहर फेंकें। किसान भाइयों, रस चूसक कीटों के नियंत्रण के लिए फसल में पीले चिपचिपे प्रपंच 10 से 12 प्रति एकड़ की दर से लगाएं और नीम तेल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर फसल पर 10 से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करते रहें। शुरू से ही उसमें रस चूसक कीट जो है एफिड और जैसिड जो है वो उनका प्रकोप होता है, तो इसके लिए इमिडाक्लोरोपिड है, आधा ml पर लीटर पानी में घोलकर इसका छिड़काव करते रहना चाहिए। 15 से 20 दिन के अंतराल पे करते रहना चाहिए। जब इसका छिड़काव करते हैं अपन तो फसल को हार्वेस्ट तोड़ने के बाद, फलों को तोड़ने के बाद करें, या अगर कर रहे हैं तो फिर उसके बाद 12 से 15 दिन तक फलों को ना तोड़ें, क्योंकि फल में रेसिडुअल इफेक्ट होने के कारण से जो कंज्यूमर है वो खाएगा फलों को तो उसके स्वास्थ्य के ऊपर हानिकारक प्रभाव पड़ेगा। तो अगर ये छोटी छोटी बातों को आप ध्यान में रखेंगे तो इससे अधिक से अधिक पैदावार मिलेगी आपको। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर भी संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज़ 18 राजस्थान।
रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadaata@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18004192 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।